Hello student, welcome back to online lecture. Student, in the previous video, we already started the basic accounting terms. In this video, now we continue that accounting terms. So next accounting terms is expenditure and their types. So what is the student expenditure means? जो आप लोगों ने पहली बार सुना होगा. क्या है ये एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर मतलब कुछ खर्चा करना बिजनेस के लिए. देखते हैं इसका मीनिंग क्या है. एक्सपेंडिचर मीन्स एन अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द बिजनेस इज कॉल्ड एज अ एक्सपेंडिचर. बिजनेस के लिए उसके बेनिफिट के लिए अगर कुछ खर्चा करना है किया होगा तो उसे एक्सपेंडिचर कहा जाता है. So, इस एक्सपेंडिचर के तीन टाइप से. फर्स्ट एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और तीसरा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर देखते हैं. व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर? दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू एक्वायर द फिक्स एसेट्स और टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स. ये एक्सपेंडिचर कब स्पेंड किया जाता है? अगर आपको कोई फिक्स एसेट्स परचेस करना होगा तब. फिक्स एसेट्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो. दैट फिक्स एसेट्स मीन्स द ऐसे एसेट्स जो हम लोग बिजनेस में लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ करते हैं. इट मीन्स इट इज़ हेल्ड इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अगर ऐसी एसेट्स आप परचेस करते हो तो उसके लिए जो भी खर्चा किया है दैट इज़ कॉल्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. और अगर उस फिक्स एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करनी होगी तो उस खर्चे को भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं. इट गिव्स द बेनिफिट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इसका बेनिफिट, इस खर्चे का बेनिफिट हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलता है बिजनेस में. एंड इट इज़ नॉन रिकरिंग इन नेचर. ये अगेन अगेन बिजनेस में रिकर नहीं करना पड़ता है, खर्चा नहीं करना पड़ता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल परचेस ऑफ मशीनरी, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, परचेस ऑफ कंप्यूटर. ये जो सारे खर्चे हैं जो एक्सपेंडिचर से हम लोग बार बार बिजनेस में नहीं करते. एक बार मशीनरी परचेस किया है, जैसे ही इंस्टॉल किया हम लोग बार बार मशीनरी नहीं यूज़ करते. डायरेक्टली हम लोग उससे प्रोडक्शन स्टार्ट करते, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते, है ना. सो ये जो परचेस ऑफ मशीनरी है, सो ये खर्चा हम लोग बार बार नहीं करते. इट मीन्स इट इज़ नॉट रिकरिंग अगेन एंड अगेन. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. वैसे ही एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग का है. हम लोगों ने अगर बिजनेस के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया है, अगर कुछ सालों बाद उसको एक्सटेंड कर दिया, कुछ रिनोवेशन कर दिया, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है. क्योंकि बार बार हम लोग उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते. एक ही बार हम लोग उसको एक्सटेंड करते हैं और उसका बेनिफिट लॉन्ग पीरियड के लिए लेते हैं. सेम परचेस ऑफ कंप्यूटर. ऑफिस में जो कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, एक बार परचेस करने के बाद हम लोग उसे बहुत सालों तक यूज़ करते हैं. सो स्टूडेंट, ऐसे एग्जांपल्स जो है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के है, जिसका बेनिफिट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों को बिजनेस में मिलता है. नेक्स्ट एक्सपेंडिचर इज़ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के अपोजिट है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड बट द हैविंग इमीडिएट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स में बी लेस दैन 1 ईयर. ये ऐसे एक्सपेंडिचर है जहाँ पे फ्यूचर में हम लोग उसका बेनिफिट उससे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. पर हाँ, इसका शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हम लोग को विद इन द 12 मंथ्स के अंदर हम लोग इससे बेनिफिट ले सकते हैं. ठीक है. इट डज़ नॉट इंक्रीज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ये बिजनेस के प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज में इतना मदद नहीं करती है जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है. देखो, हम लोगों ने मशीनरी अगर परचेस किया है तो उसके बेस्ड हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं. इसका मतलब वो हमारा प्रॉफिट अर्निंग के लिए मदद करता है. पर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट अर्निंग में इतना मदद नहीं करता है जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है. These are the normal day-to-day operating expenses of a business organization and appear on the debit side of the trading account or profit and loss account. ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिजनेस में जो डे टू डे एक्टिविटी चलती है उस टाइम पे ये खर्च किए जाते हैं और स्पेंड किए जाते हैं. नॉर्मली ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं. कौन से एग्जाम्पल्स से? कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए. रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड. ये सारे जो एक्सपेंडिचर्स है वो हम लोग बार बार बिजनेस में करते हैं, है ना. और उसका बेनिफिट हम लोगों को उस पर्टिकुलर पीरियड तक ही मिल जाता है. सो दीज आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स विच आर इनकर्ड इन बिजनेस अगेन एंड अगेन. ओके, सो इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. लास्ट एक्सपेंडिचर है दैट इज़ अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट मीन्स एन एक्सपेंडिचर विच इज़ बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर. जो बेसिकली कैसा है, रेवेन्यू नेचर का है. मतलब अगेन एंड अगेन वो थोड़ा सा इनकर होता है बट बेनिफिट ऑफ विच इज़ नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर. मतलब जिसका बेनिफिट हम लोग विद इन 1 ईयर तो ले सकते हैं पर नेक्स्ट ईयर भी उसका बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं एज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर.
सच एक्सपेंडिचर इज़ रिटन ऑफ ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स, जिसका बेनिफिट हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स तक ले सकते हैं. Such written off amount is shown on the debit side of the profit and loss account and unwritten amount is shown on the asset side of the balance sheet. ठीक है, एक एग्जाम्पल उन्होंने अच्छे से दिया है, हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट. सपोज करंट ईयर में हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा किया और एडवर्टाइजमेंट चैनल को कहा कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसका एडवर्टाइजमेंट करना है. तो हम लोगों ने ये साल में एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया है, जो अभी हमारा ये प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट वो चैनल कुछ सालों तक, 4-5 सालों तक टीवी चैनल्स पे दिखाती जाएंगी या एडवर्टाइज़ करती जाएंगी. तो देखो करंट ईयर में हम लोगों ने उसका खर्चा जो है वो किया और उसका बेनिफिट हम लोगों को अगले 4-5 सालों तक मिल सकता है. सो दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अनदर एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन दैट हैवी लीगल एक्सपेंसेस. ठीक है, जिसका बेनिफिट ये साल में तो कम या तो नहीं भी होता है, पर नेक्स्ट आने वाले ईयर में उसका बेनिफिट ज़रूर मिलता है. So that expenditure is called as a deferred revenue expenditure. Okay, so this is the combination of capital or revenue expenditure. So student, here I hope your concept of the expenditure and types of expenditure is clear. Now we see the next term, that is the accounting year. क्या होता है अकाउंटिंग ईयर? इट इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ. ये 12 मंथ्स का एक पीरियड होता है फॉर विच अकाउंट्स आर मेंटेन एंड क्लोज बाय द प्रोप्राइटर, जहाँ पे ये एक प्रोप्राइटर या बिजनेसमैन 12 मंथ्स का पीरियड जो है वो मेंटेन करता है. इट मीन्स जो भी ट्रांजैक्शन उस पीरियड में होता है वो सारे प्रॉपरली रिकॉर्ड करके रखता है, और जैसे ही 12 महीने एंड होते हैं उस एट द एंड ऑफ द टाइम वो अपना अकाउंटिंग ईयर क्लोज करता है. अर्लियर द प्रोप्राइटर्स वेर फॉलोइंग एनी अकाउंटिंग ईयर. पहले के ज़माने में बहुत सारे अकाउंटिंग ईयर फॉलो किए जाते थे. दैट इज़ द कैलेंडर ईयर, मतलब जो जनवरी से स्टार्ट होता था और दिसंबर में एंड हो जाता था. और द फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से लेके स्टार्ट होता है तो एंडिंग 31 मार्च को होता है. और एनी अदर ईयर्स एज पर द ट्रेडिशन, या तो कोई भी ईयर वो फॉलो कर सकते थे, जैसे कि जून टू जुलाई है, सितंबर टू अक्टूबर है. सो ऐसे कोई भी ईयर वो फॉलो कर सकता है, पर जहाँ पे 12 मंथ्स होना चाहिए. बट नाउ फॉर द इनकम टैक्स पर्पज़ एंड अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल एंड एंडेड ऑन 31 मार्च. इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का पीरियड जो है वो एज अ अकाउंटिंग ईयर लिया जाता है, एज अ फाइनेंशियल ईयर लिया जाता है. एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर a proprietor has to prepare the trading account, profit and loss account and balance sheet to find out the financial position of the business. और जैसे ही साल ख़त्म हो जाता है, मतलब 31 मार्च को 31 मार्च को फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है. उसमें ट्रेडिंग अकाउंट जिससे ग्रॉस प्रॉफिट मिल सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिल सकता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग नेट प्रॉफिट की अमाउंट या नेट लॉस हुआ होगा अगर बिज़नेस को, तो वो अमाउंट हम लोग देख सकते हैं. और बैलेंस शीट में हम लोग बिज़नेस के लायबिलिटी और एसेट्स के बारे में जान सकते हैं. तो ये फाइनेंशियल पोजीशन आपको एट द ईयर एंड मिल जाती है. सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ अकाउंटिंग ईयर, जो मोस्टली इन शॉर्ट वी हैव टू कॉल इट एज अ फॉर 12 मंथ्स पीरियड, और मैक्सिमम टाइम्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया जाता है. हम भी मोस्ट ऑफ द टाइम यही ईयर फॉलो करेंगे. Okay, next term, that is a trading concern and the not for profit concern. Trading concern क्या होता है? A business concern established with an object of earning profit by selling goods is known as an trading concern. Trading मतलब क्या कि जहाँ पे buying and selling किया जाता है, और buying and selling करना मतलब business. Okay, जहाँ पे buying and selling किया जाता है with the object of earning profit by selling the goods is known as a ट्रेडिंग कंसर्न. जहाँ पे ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ बिजनेस एक्टिविटी चलती है वो ट्रेडिंग करता है बिकॉज ऑफ टू अर्न द प्रॉफिट, अर्न करना प्रॉफिट, दैट इज़ द मेन मोटो होता है, उसे हम लोग ट्रेडिंग कंसर्न बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. हम लोग उससे दूसरा नाम बोल सकते हैं कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट. ओके, नेक्स्ट कंसर्न दैट इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. नाम से ही पता चलता है कि ये कंसर्न, ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे रहेगा, जो प्रॉफिट के लिए नहीं काम करती है, तो ऑफकोर्स किसके लिए, सर्विस के लिए काम करती रहेगी. इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट एस्टैब्लिश फॉर मेकिंग द प्रॉफिट बट फॉर रेंडरिंग द सर्विसेज टू द सोसाइटी. सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है. प्रॉफिट अर्निंग ये सेकेंडरी उसका प्रेफरेंस रहेगा, और सबसे मेन मोटो है टू प्रोवाइड द सर्विस टू द सोसाइटी. ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कहा जाता है.
An organization may be formed for promoting a useful object like art, science, sports, culture, charity, professions, etc. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. मोस्ट ऑफ ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इन थिंग्स को प्रमोट करते हैं जहाँ पे आर्ट्स होता है, साइंस होता है, स्पोर्ट्स होता है, कल्चरल थिंग्स होती है, चैरिटी, ऐसे थिंग्स को वो प्रमोट करने के लिए इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टैब्लिश किए जाता है. फॉर एग्जांपल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होता है, स्कूल्स होता है, कॉलेजेस होता है, हॉस्पिटल्स है, देन स्पोर्ट्स क्लब्स रहते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट रहते हैं. ये सारे क्या है एग्जाम्पल्स है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के. तो ट्रेडिंग कंसर्न के टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, ये सारे एग्जाम्पल्स ट्रेडिंग कंसर्न के हैं जो मेन प्रॉफिट के लिए काम करते हैं. तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ये सर्विस के लिए काम करते हैं. सो आई होप हियर यू क्लियर अबाउट द ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड्स वी सी द नेक्स्ट टर्म. Now we discuss the next term, that is a profit of a business. Profit means what? When the selling price of the goods is more than the cost price, it is a profit. जब आपकी selling price आपके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है तब आपको प्रॉफिट होता है. द प्रॉफिट इंक्रीजेज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस. ये प्रॉफिट बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज करता है. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक दिया है, इफ़ द गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹50,000 एंड ऑल द एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंटेड टू ₹30,000 देन द प्रॉफिट इज़ 20,000. इसका मतलब है अगर आपकी सेलिंग प्राइस 50,000 है और आपकी कॉस्ट प्राइस जो एक्सपेंसेस की है 30,000 है, तो 30,000 के गुड्स अगर आपने 50,000 में सेल कर दिए तो आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ, ऐसे कहा जाता है. ठीक है, क्लियर. नाउ वी सी द लॉस. सो लॉस इज द अपोजिट ऑफ प्रॉफिट. जहाँ पे व्हेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज मोर दैन इट्स सेलिंग प्राइस, इट इज़ अ लॉस. यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है सेलिंग प्राइस से, तब लॉस होता है बिजनेस को. द लॉस डिक्रीजेज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस. जैसे प्रॉफिट बिजनेस को कैपिटल को इंक्रीज करता है, वैसे ही ये लॉस बिजनेस के कैपिटल को डिक्रीज करता है, कम कर देता है. For example, if the goods are sold for ₹50,000 and all the expenses during the period amounted to ₹60,000, then the loss will be ₹10,000. इसका मतलब है अगर आपने कुछ गुड्स 50,000 में सेल कर दिए और उसका कॉस्ट प्राइस 60,000 होगा, तो आपको टोटल यहाँ पे 10,000 का लॉस होता है. यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है तो वहाँ पे लॉस होता है बिजनेस को. तो इस एग्जाम्पल में 10,000 का लॉस हो चुका है. So this is a loss. Next term, that is the income. Income means it is a revenue that arising as a result of business transaction. ये एक revenue है जो business के transaction से arise होता है. It is the amount receivable or realized from the services provided and earning from the interest, dividend, commission, etc. In short, income इट इज़ अ रेवेन्यू विच इज़ अराइजेज फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजैक्शन. इसका मतलब है कि ये बिजनेस में बिजनेस की ट्रांजैक्शन से क्रिएट होती है. इट्स अराइजेज फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर. इसमें अदर रिसोर्सेज से भी इनकम जनरेट होता है, जैसे कि अर्निंग फ्रॉम द इंटरेस्ट. अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी आपका इनकम होता है, वो इंटरेस्ट एज ए इनकम. सपोज़ आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपको एज रिटर्न डिविडेंड मिलता है. ठीक है, तो वो डिविडेंड भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है बिजनेस का. सो ये डिविडेंड भी इनकम कहलाता है. दिस ऑल्सो द इनकम और कमीशन जो भी मिलता है, सपोज कमीशन मिला है बिजनेस को, सो ये भी आपका इनकम हो जाता है. सो यहाँ पे इनकम मीन्स टोटल रेवेन्यू दैट अराइजेज फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसमें बाकी अदर सोर्सेज से भी अगर इनकम आता है तो वो भी उसमें इंक्लूड हो जाता है. नेक्स्ट है रेवेन्यू. रेवेन्यू मीन्स इट इज़ अ इनकम दैट ए बिजनेस हैज़ फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी. जो बिजनेस के नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से मिलती है, यूजुअली फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर. जो नॉर्मली गुड्स को सेल करने के बाद जो मिलता है वो रेवेन्यू होता है. अगर सर्विसेज दिया है कस्टमर्स को तो उनसे बाद जो फीस वगैरह मिलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो द रेवेन्यू ऑफ दैट बिजनेस. सो इस प्रकार से ये अलग अलग टर्म्स हम लोगों ने इस स्लाइड्स में स्टडी किया. नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड्स वी सी द नेक्स्ट टर्म्स. नाउ नेक्स्ट टर्म दैट इज़ अ नेटवर्थ.
बिजनेस की कीमत, उसे ओनर्स इक्विटी या तो कैपिटल भी कहा जाता है, जो बिजनेस की कीमत डिसाइड करता है, मूल्य डिसाइड करता है। व्हाट इज द नेटवर्थ? द अमाउंट ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज अ कैपिटल। जो बिजनेसमैन ने जो फंड्स मिलता है, बिजनेसमैन जो फंड्स प्रोवाइड करता है बिजनेस को, उसे नेटवर्थ कहा जाता है या तो कैपिटल कहा जाता है। द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस इज ऑल्सो नोन एज द कैपिटल। हमने लास्ट लेक्चर जब कैपिटल का मीनिंग डिस्कस किया था तो डिस्कस किया था कि जहाँ पे एसेट्स ज़्यादा रहेंगे लाइबिलिटी से तो वहाँ पे उसे कैपिटल कहते हैं, और ये कैपिटल मतलब नेटवर्थ होता है। ठीक है, ये टोटल फंड्स जो बिजनेस के कामकाज में मदद करता है, जो कीमत होती है। नेटवर्थ इंक्लूड्स द कैपिटल्स एंड रिजर्व। इस नेटवर्थ में क्या क्या इंक्लूड होता है? कैपिटल प्लस रिजर्व्स। कैपिटल में भी इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड्स। तो सिर्फ कैश में ही कैपिटल नहीं हो सकता है, तो कोई भी प्रकार के एसेट्स भी आप एज अ कैपिटल करके बिजनेस में प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कैपिटल का डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई एसेट्स है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, आपने वो बिज़नेस के यूज़ के लिए आपने अगर इन्वेस्ट किया तो वो आपका एक कैपिटल बन जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कैश ही होना चाहिए। सो नेटवर्थ मीन्स टोटल कैपिटल ऑफ अ फंड्स, उसमें रिजर्व भी इंक्लूड होता है और वो रिजर्व्स मिलके आपका नेटवर्थ होता है। देखो ब्रैकेट में क्या दिया है, नेटवर्थ इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी, या उसे आप कैपिटल भी बोल सकते हो, जो उस बिजनेस का मूल्य कहते हैं। जिसे हम लोग ऐसे कभी बोलते हैं कि अरे ये बिजनेस की कीमत कितनी, वैल्यूएशन कितना है, सो दैट मीन्स द नेटवर्थ। ओके, नेक्स्ट टर्म इज द गुडविल। गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस इन मनी टर्म, दैट इज कॉल्ड एज अ गुडविल। जो रेपुटेशंस को हम लोग अगर मनी में वैल्यूएशन करते तो उसे हम लोग गुडविल कहते हैं। गुडविल में बी डिस्क्राइब्ड एज एग्रीगेट ऑफ दोज इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स। ऐसा इंटेंजिबल गुण है बिजनेस का which contributes to its superior earning capacity over a normal return on the investment। जो attributes, जो गुण है बिजनेस का, वो intangible है, दिखता नहीं है, पर वो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है, सुपीरियर करता है। इट में अराइजेज फ्रॉम सच एट्रीब्यूट्स एज ए फेवरेबल लोकेशन। सो एट्रीब्यूट्स कैसे अराइज हो सकता है? अगर आपका बिजनेस एक अच्छी जगह पे लोकेशन है, जहाँ पे मार्केट एरिया बहुत ही नज़दीक है, कस्टमर्स बहुत सारे वहाँ पे आ सकते हैं। द एबिलिटी एंड स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉय, ऐसे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं जो बहुत ही एबल है, कुछ अच्छा स्किल्स उसमें छुपा हुआ है, ऐसे एम्प्लॉयज़ है, और जो प्रॉपर मैनेजमेंट अगर करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका गुडविल जो है वो अराइज होता है। इसका मतलब अगर अच्छी जगह है, लोकेशन है, एम्प्लॉयज़ अच्छे, तो ऑफकोर्स प्रोडक्शन भी कैसे रहेगा, क्वालिटेटिव रहेगा, और ऑटोमेटिकली क्वालिटेटिव प्रोडक्शन से आपके कस्टमर्स जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे एक के दूसरे ऊपर डिपेंड्स अगर होता है तो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस का मार्केट में एक नाम क्रिएट होता है, इमेज क्रिएट होता है, रेपुटेशन क्रिएट होता है, जो दिखता नहीं है। इट इज़ नॉट टेंजिबल, इट इज़ अ इनटेंजिबल थिंग्स जो होता है, जिसकी वजह से आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। सो गुडविल, इन शॉर्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गुडविल? इट इज़ अ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो एक प्रकार से ये एक बिजनेस का एसेट्स हो गया है। ठीक है, सो इट इज़ अ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, उसका मनी में वैल्यूएशन किया जाता है, एंड इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स, ये एक एसेट्स है। ओके, सो स्टूडेंट, हियर अवर ऑल द टर्म्स ऑफ द accountancy is completed. So students, in this video we discuss the remaining part of the basic accounting terminology। जैसे हम लोगों ने प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या होता है, इनकम क्या है, रेवेन्यू क्या है, देन नेटवर्थ मीन्स व्हाट, गुडविल मीन्स व्हाट, ऐसे बाकी बचे हुए टर्म्स को डिस्कस किया, और यहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का completion किया। Student, in next video we discuss the next topic which is based on accounting concept. So thanks for watching this video.